आज हम बात करेंगे एक पर्वतमाला की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पहाड़ों और चट्टानों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक सभ्यता के संकट की, एक धोखे की, जिसे अरावली का विश्वासघात कहा जा सकता है। मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, सभ्यताएं सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों से नहीं बनती, वो तो नदियों, जंगलों और पहाड़ों से जन्म लेती हैं। मतलब हमारी असली नींव तो प्रकृति है, और आज हम उसी नींव पर हो रहे एक बहुत बड़े हमले की बात कर रहे हैं। 150 करोड़ साल। सोचिए जरा, 150 करोड़ साल, ये है अरावली की उम्र। ये हिमालय से भी, जी हाँ, हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। जब इस धरती पर ज्यादा कुछ था ही नहीं, तब भी अरावली थे, एक खामोश गवाह की तरह सब कुछ देखती हुई। तो एक तरफ है इतिहास जो बताता है कि अरावली सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पानी का जरिया थी, रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार थी, और दूसरी तरफ हैं आज की सरकारी फाइलें, और वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं ये तो बस अविकसित भूमि है, विकास में रुकावट है। देखिए कितना फर्क है इतिहास की कहानी में और फाइलों की कहानी में। तो ये महज पर्यावरण को पहुंचाया गया नुकसान नहीं है, नहीं, इसे समझने वाले इसे एक सीधी साधी बात कहते हैं। ये इतिहास की हत्या है। तो चलिए इस पड़ताल के पहले हिस्से पर आते हैं, सबूत। और ये सबूत कहीं और से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इसके लिए सरकार के ही आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, पानी कितनी तेजी से खत्म हो रहा है, क्योंकि अरावली को जो नुकसान हो रहा है उसका सबसे भयानक और सीधा असर इसी पर पड़ रहा है। और जवाब सच में चौंकाने वाला है। हर साल हरियाणा के अरावली वाले इलाकों में जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर 1.5 मीटर तक नीचे चला जाता है। हर साल। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक आपदा है जो लगातार हो रही है। पर सवाल ये है कि ये आंकड़ा आया कहां से? ये बात कह कौन रहा है? क्या ये कोई एक्टिविस्ट हैं या किसी एनजीओ की रिपोर्ट है? नहीं, ये खुद भारत सरकार कह रही है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की 2022 की रिपोर्ट, उसमें साफ साफ लिखा है कि गुरुग्राम, मेवात, अलवर जैसे इलाके ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं। मतलब उनका शोषण हद से ज्यादा हो चुका है। तो फिर ये विरोधाभास नहीं हुआ? ये तो एक तरह से जुर्म कबूलने जैसा है। सोचिए, जब सरकार को खुद पता है कि क्या हो रहा है और फिर भी वो सब कुछ होने दे रही है, तो इसे अज्ञानता नहीं कह सकते, ये मिलीभगत है। अब आते हैं जांच के दूसरे हिस्से पर। यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह सब हो कैसे रहा है। वो तरीका क्या है, वो मोडस ऑपेरांडे क्या है जिससे इस पूरी तबाही को कानूनी चादर उड़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मशहूर केस में टीएन गोदावर्मन मामले में एक सीधी और साफ बात कही थी। कोर्ट ने कहा था, जंगल वो नहीं है जो सरकारी कागजों में लिखा है, जंगल वो है जो असल में जमीन पर है। मतलब कानून का इरादा एकदम साफ था। लेकिन जरा देखिए कि कागज पर लिखे कानून और असलियत में कितना बड़ा गैप है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो जमीन पर है उसे बचाओ, पर होता क्या है? होता यह है कि सरकारी रिकॉर्ड ही बदल दिए जाते हैं। जो जगह कानूनन जंगल है उसे राजस्व भूमि यानी रेवेन्यू लैंड का ठप्पा लगा दिया जाता है। मतलब कानून को तोड़ा नहीं जा रहा, उसे गोल गोल घुमाकर बेमतलब बनाया जा रहा है। और मजे की बात देखिए, ये काम वही संस्थाएं कर रही हैं जिनकी जिम्मेदारी इसकी रक्षा करने की थी। पूर्व पर्यावरण सचिव एम.के. राजेंद्रन ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा, पर्यावरण क्लियरेंस अब ये जांचने के लिए नहीं होता कि प्रोजेक्ट सही है या गलत, बल्कि ये बस प्रोजेक्ट को सही ठहराने का एक तरीका बन गया है। सीधी भाषा में कहें तो फैसला पहले ले लिया जाता है और उसे सही साबित करने के लिए कारण बाद में बनाए जाते हैं। तो अब सवाल आता है मकसद का। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? वो कौन सी कहानी है, वो कौन सा नैरेटिव है जो इस पूरी तबाही को सही ठहराने के लिए गढ़ा जाता है? यहां खेल शुरू होता है भाषा का। भाषा को एक हथियार बना दिया जाता है। अरावली को सरकारी तौर पर एक नाम दिया गया है, वेस्ट लैंड, यानी बंजर भूमि। अब जैसे ही किसी चीज को बंजर या बेकार कह दिया जाता है, तो फिर उसका शोषण करना, उसे खत्म करना कितना आसान हो जाता है। एक विचारक थे मर्रे बुकचिन। उन्होंने कहा था, हम प्रकृति को जो नाम देते हैं हम उसके साथ वैसा ही सलूक करते हैं। ये बात यहां बिल्कुल फिट बैठती है। जब एक जीते जागते पहाड़ को बंजर का नाम दे दिया तो समझिए उसे काटने का पहला कदम तो वहीं उठ गया। और फिर सामने आता है वो सबसे बड़ा हथियार, वो आधिकारिक तर्क।
ये सब तो विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये सच में विकास है? अर्थशास्त्री E.F. शूमाकर ने दशकों पहले ही हमें चेताया था, एक सीमित दुनिया में असीमित विकास की बात करना पागलपन है। और ये वही हो रहा है। ये विकास नहीं, ये एक ऐसा पागलपन है जो अपनी ही जड़ों को काट रहा है। तो फिर असली आर्थिक कारण क्या है? इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही दे दिया था। कोर्ट ने साफ कहा, अरावली में अवैध खनन एक संगठित अपराध है। जी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो राजनीतिक ताकत का इंजन चलाता है, चुनावी फंडिंग और गठजोड़ के दम पर। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, फैसले पर। एक ऐसा फैसला जो भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। तो फैसला क्या है? सुनिए, अरावली की ये तबाही अज्ञानता में नहीं हो रही, ये किसी मजबूरी का नतीजा भी नहीं है, और न ही ये कोई हादसा है। नहीं, ये एक सोची समझी, पूरी तरह से प्लान की हुई पॉलिसी है। और इस पॉलिसी के पीछे का जो सिद्धांत है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिद्धांत ये है कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसकी कोई अहमियत नहीं होती। भविष्य हमें दिखाई नहीं देता तो उसकी परवाह क्यों करें? जमीन के नीचे का पानी दिखाई नहीं देता तो वो भी मायने नहीं रखता। हम इस बातचीत को एक सवाल पर छोड़कर जा रहे हैं, एक सवाल जो आने वाला कल यकीनन हमसे पूछेगा। अच्छा, अपनी बुनियाद तो तुमने तोड़ दी, पर उस पर बनाया क्या? आज हम बात करने वाले हैं अरावली के विश्वासघात की। ये कहानी है पानी की और एक बहुत बड़े नैतिक चुनाव की। चलिए एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई पहाड़ सिर्फ पत्थर और चट्टान का ढेर न हो, बल्कि क्या हो अगर वो एक जीवन रेखा हो, एक ऐसी लाइफलाइन जिस पर हमारी आने वाली पीढ़ियों का वजूद टिका हो। तो चलिए इसी अनदेखी जीवन रेखा की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, अरावली की सबसे बड़ी खासियत नदियां नहीं है, बल्कि पानी बनाने की इसकी कला है। होता क्या है, ये पहाड़ मॉनसून की बारिश को रोकते हैं, फिर वो पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता है और नीचे हमारे लिए ग्राउंड वाटर का वो खजाना तैयार होता है जो हमें जिंदा रखता है। और इस बात को भारत के वाटरमैन राजेंद्र सिंह ने कितने सही शब्दों में कहा है, जो पहाड़ पानी को थामता है वही सभ्यता को थामता है। सोचिए इस लाइन के बारे में, मतलब ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो हमारी पूरी सभ्यता के संरक्षक हैं। लेकिन इस जीवन रेखा के साथ हम कर क्या रहे हैं? ये नंबर देखिए जरा, 70%। अलवर में 70% जो पारंपरिक वाटर स्ट्रक्चर्स थे वो खत्म कर दिए गए। मतलब सोचिए, 70%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और अगर बड़े शहरों की बात करें तो हाल और भी बुरा है। गुरुग्राम में तो 80% ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं। मतलब जितना पानी रिचार्ज हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हम निकाल रहे हैं। तो सवाल सीधा सा है, ये सारा पानी आखिर जा कहाँ रहा है? और पता है सबसे अजीब बात क्या है? जब सरकारें कहती हैं कि ये पानी का संकट तो अचानक आ गया, हमें पता ही नहीं चला, तो सोर्स इसे साफ साफ झूठ कहता है। उनके मुताबिक ये कोई अनदेखी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्री डिक्लेयर्ड क्राइम है, एक ऐसा अपराध जिसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। तो फिर सवाल उठता है कि ये संकट आया कहाँ से? इसका जवाब दो अलग अलग विजन्स के टकराव में छिपा है। एक तरफ गांधी की चेतावनी थी और दूसरी तरफ सरकार का अपना चुनाव। ये दो विजन क्या थे? देखिए, एक तरफ था गांधी का विजन। उनका मानना था कि असली भारत तो गांवों में बसता है, जहां जरूरतें कम हो और प्रकृति के साथ मिलकर रहा जाए। और दूसरी तरफ है सरकार का मॉडल, जो कहता है कि नहीं, भारत तो कंक्रीट में रहेगा। तरक्की का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन और ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन। और इस पूरे नैतिक संकट को गांधी जी ने एक लाइन में बहुत पहले ही समझा दिया था। उन्होंने कहा था, धरती के पास हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी एक के लालच के लिए नहीं। कितनी गहरी बात है ये। और सोर्स के मुताबिक अरावली का विनाश ठीक इसी बात का सबूत है। ये हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं हो रहा, ये लालच का एक जीता जागता स्मारक बन चुका है। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात, पर इसका असल दुनिया में जमीन पर क्या असर हो रहा है, यही है हमारा अगला हिस्सा। ये विकास है या फिर एक संगठित अन्याय? ये दरअसल एक ही जमीन पर दो अलग अलग हकीकतों की कहानी है। एक तरफ है अरावली के गांव, जहां लोग पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं, किसान अपनी खेती छोड़ रहे हैं और युवा मजबूरी में शहरों की तरफ भाग रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ है वही शहर, जहां स्विमिंग पूल पानी से भरे हैं, बड़े बड़े लॉन हरे भरे हैं और शानदार गोल्फ कोर्स चमक रहे हैं। ये जो फर्क है ना,
ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और इस पे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने जो कहा वो इस पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देता है। उन्होंने कहा, समानता के बिना विकास प्रगति नहीं है, यह संगठित अन्याय है, ऑर्गेनाइज्ड इनजस्टिस। ये शब्द याद रखिए। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर, और वो है चुप्पी, क्योंकि यहाँ चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। सोचिए, सबसे डरावनी बात शायद ये नहीं है कि अरावली को काटा जा रहा है, सबसे डरावनी है इस पर छाई हुई गहरी चुप्पी। मीडिया चुप है, संसद में इस पर कोई बहस नहीं होती, इलेक्शंस में ये कभी कोई मुद्दा ही नहीं बनता। और यही जो हमारी सामूहिक चुप्पी है ना, यही सबसे बड़ा अपराध बन गई है। और ये चुप्पी क्यों है? शायद इसलिए कि ये तबाही अब हमें नॉर्मल लगने लगी है। फिलोसोफर हन्ना अरेंट की एक बहुत मशहूर बात है, सबसे बड़ी बुराई साधारण लोग करते हैं जब उसे सामान्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या अरावली का विनाश भी हमारे लिए बस एक नॉर्मल घटना बन गया है? तो आखिर में सोर्स हमें एक बहुत ही झकझोर देने वाले नतीजे पर लाकर खड़ा करता है कि अरावली का कटना कोई छोटी मोटी गलतियां या कोई पॉलिसी मिस्टेक नहीं है, ये एक मॉरल कोलैप्स है, एक नैतिक पतन। ये वो फैसला है जहां एक समाज और उसकी सरकार ने मिलकर तय कर लिया है कि आने वाले कल की, हमारे भविष्य की कोई कीमत नहीं है। और ये एक सवाल हम सबके लिए है कि जब पानी देने वाला पहाड़। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं अरावली की, और इसके विनाश को हम सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि समझेंगे कि ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा संकट है। ये एक ऐसी कहानी है जो पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से। जाने माने इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्टिग्लिट्स ने अमेज़न के जंगलों के लिए कहा था, छोटे मोटे फायदों के लिए अमेज़न को तबाह करना हमारे दौर की सबसे बड़ी आर्थिक बेवकूफ़ी है। और सोचिए, ये बात आज अरावली पर कितनी सटीक बैठती है। देखिए, अमेज़न को काटने का नतीजा ब्राज़ील आज भुगत रहा है। वहाँ सूखा है, जंगलों में आग लग रही है और खेती का पूरा सिस्टम संकट में है। ये हमारे लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है। तो सवाल ये है कि क्या यही भारत का भी भविष्य है? क्योंकि अगर अरावली को नहीं बचाया गया ना, तो संकेत बिल्कुल साफ है। नहीं, और ये सिर्फ ब्राजील की कहानी नहीं है। साउथ अमेरिका के एंडीज पहाड़ों को देखिए, वहां बेहिसाब माइनिंग ने पानी के सारे स्रोत सुखा दिए हैं और लैंडस्लाइड्स यानी जमीन खिसकना एक आम खतरा बन गया है। ये एक पैटर्न है, एक ऐसी वार्निंग जिसे दुनिया बार बार देख चुकी है। और देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है? यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट साफ साफ कहती है, पहाड़ी इकोसिस्टम अगर एक बार नष्ट हो जाए तो उसे इंसानी जिंदगी में दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। अरावली के मामले में ये लाइन एक फाइनल वार्निंग की तरह है, मतलब जो एक बार गया वो हमेशा के लिए गया। तो चलिए अब इस पूरी पड़ताल को एक ऐसे एंगल से देखते हैं जिस पर शायद ही कभी बात होती है, नेशनल सिक्योरिटी। ये सिर्फ पेड़ पौधों और पहाड़ों की बात नहीं रह गई है। और यहां ना एक चेन रिएक्शन दिखता है, बहुत सीधा सा। पहला कदम अरावली का विनाश, दूसरा कदम नॉर्थ इंडिया के लिए पानी और खाने की सप्लाई का कम होना, और तीसरा कदम जब रिसोर्सेज कम होंगे तो माइग्रेशन होगा, झगड़े होंगे, सामाजिक अशांति फैलेगी। ये एक सीधी खतरनाक चेन है। और इसी बात को स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, पर्यावरण की तबाही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खामोश खतरा है। ये कोई दूर का खतरा नहीं है, बल्कि एक स्लो पॉइजन जैसा है जो देश की नींव को अंदर से खोखला कर सकता है। और समस्या की जड़ भी यही है। होता क्या है कि जब इस माइग्रेशन और झगड़ों की वजह से माहौल बिगड़ता है तो सरकार इसे एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह देखती है, जबकि असल में ये एक बड़ी पॉलिसी फेलियर का नतीजा है जिसकी जड़ में अरावली का विनाश है। तो सवाल यह है कि क्या ये सब होना जरूरी था? क्या डेवलपमेंट के लिए ये तबाही जरूरी थी? चलिए समझते हैं कि ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सोचा समझा फैसला था। अच्छा, सरकार की तरफ से हमेशा एक ही बात कही जाती है कि डेवलपमेंट के लिए कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? लेकिन देखिए, नोबेल प्राइज विनर एलेनोर ऑस्ट्रॉम ने एक बहुत ही बुनियादी बात कही थी। स्थानीय समुदाय दूर बैठे अधिकारियों से कहीं बेहतर तरीके से प्राकृतिक संसाधनों को मैनेज कर सकते हैं। यही उस दूसरे रास्ते का आधार था जिसे नजरअंदाज किया गया।
तो ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं थे, विकल्प थे और सारे के सारे प्रैक्टिकल थे। जैसे कम्युनिटी की मदद से जंगलों का मैनेजमेंट, इको सेंसिटिव जोन बनाना, लिमिटेड और कंट्रोल्ड डेवलपमेंट करना या पानी के पुराने ढांचों को फिर से जिंदा करना। लेकिन पॉलिसी मेकर्स ने कम्युनिटी की जगह कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को चुना। तो ये मजबूरी नहीं थी, ये एक चॉइस थी। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी सवाल पर। अगर ये संकट इतना बड़ा था तो इस पर इतनी चुप्पी क्यों थी? ये मेनस्ट्रीम मीडिया और पब्लिक की बातचीत से बाहर कैसे रह गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। जब देश की वाटर सिक्योरिटी और आंतरिक स्थिरता दांव पर लगी हो तो इस मुद्दे पर इतनी गहरी खामोशी क्यों? सच तो यह है कि जिस दौर में अरावली को एक प्लान के तहत खत्म किया जा रहा था, उस वक्त ये पूरा मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया डिबेट्स और न्यूज हेडलाइन से गायब था। और ऐसा क्यों होता है, इस पर मीडिया क्रिटिक नोम चॉम्स्की की एक बात गौर करने लायक है। लोगों को चुप रखने का सबसे स्मार्ट तरीका यह है कि आप बहस के दायरे को ही सीमित कर दो। और अरावली के केस में भी शायद यही हुआ। इसे जानबूझकर बहस से बाहर रखा गया ताकि ये विनाश बिना किसी सवाल जवाब के चलता रहे। और अब इस पड़ताल के आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। ये बात अब सिर्फ एनवायरनमेंट या सिक्योरिटी की नहीं है, ये पीढ़ियों के बीच के एक भरोसे को तोड़ने की है। फिलोसोफर एडमंड बर्ग की एक बहुत गहरी बात है। समाज जो है वो आज जी रहे लोगों, जो मर चुके हैं और जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, उनके बीच की एक साझेदारी है। ये सोच हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। तो जब अरावली का विनाश हुआ तो हमारे पूर्वजों की वो विरासत जिसे उन्होंने सदियों तक संभाला था, वो टूट गई। आज जो पीढ़ी जिंदा है, जो साफ पानी, हवा और एक स्थिर माहौल पर निर्भर है, उसका भविष्य छीन लिया गया। और सबसे बड़ी बात, उन आने वाली पीढ़ियों के अधिकार मिटा दिए गए जो अभी पैदा भी नहीं हुई हैं। उनके लिए एक तबाह दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया गया। तो आखिर में ये सारी कहानी एक सोच पर आकर टिकती है, वो रास्ता जो ये मानता है कि आज का प्रॉफिट कल के वजूद से ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है। इतिहास ऐसे फैसलों को कभी माफ नहीं करता। तो आखिरी सवाल यही है, जब भविष्य की पीढ़ियां इस दौर की तरफ देखेंगी तो वो इस फैसले के बारे में क्या कहेंगी? इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।